न्यूक्लियर एनर्जी हम दो तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। किससे? फ्यूजन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से। अब ध्यान से समझिए, आप ध्यान से देखिएगा, एक ये न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है, दोनों पर ही कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, आप इन दोनों को फ्यूज करना चाहते हैं, आप इन दोनों को फ्यूज करके एक लार्ज न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं, बड़ा न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं, तो इनके बीच तो रिपल्शन रहेगा, बहुत जबरदस्त वाला रिपल्शन रहेगा, बहुत तगड़ा रिपल्शन रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है इनके बीच में ड्यू टू देयर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को तोड़कर ये एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाए कि इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू फर्मी बन जाए। क्या बन जाए? ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू फर्मी। और जब ये फ्यू फर्मी का ऑर्डर होगा तो फिर कौन सी फोर्स इफेक्टिव हो जाएगी? इफेक्टिव हो जाएगी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांगर है। मगर बस समस्या यही है कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन असर में आने के लिए, इफेक्टिव होने के लिए, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फ्यू फर्मी तक लाना पड़ेगा आपको। इस डिस्टेंस तक आप इन्हें पास ले आए तो फिर रिपल्शन को ओवरकम करके क्या होगा? अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव हो जाएगी और मिल करके ये दोनों एक दूसरे के अंदर मिल करके ये एक लार्जर न्यूक्लियस बना लेंगे। लेकिन इन्हें इतनी छोटी सी डिस्टेंस तक लाना, इन्हें फ्यू फर्मी तक लेकर आना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि इतने पास लाने से पहले पहले बहुत तगड़ी जबरदस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ओवरकम करना है। उसके लिए तरीका क्या है? उसके लिए तरीका यह है कि जिन न्यूक्लियाई को आप एक दूसरे के साथ पास में लाना चाहते हैं उन्हें एक कंटेनर के अंदर बंद कीजिए। जिन न्यूक्लियाई को आप एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना चाहते हैं, फ्यू फर्मी की डिस्टेंस तक लाना चाहते हैं, उन्हें एक कंटेनर के अंदर बंद कीजिए और इस कंटेनर के अंदर ठूस ठूस के भर दीजिए, ठोक ठोक के भर दीजिए न्यूक्लियाई, ये वाले न्यूक्लियाई, ताकि एक दूसरे से गैप इनका कम हो जाए। मतलब क्या है? मतलब एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। ठीक है, फिर क्या करना है? इसको जबरदस्त हीट दे दीजिए, इसका टेम्परेचर पहुंचा दीजिए करोड़ 10 करोड़ केल्विन तक, इतना तकड़ा टेम्परेचर पहुंचा दीजिए। और आप जानते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल होता है 3/2 kT। अगर आपको कोरोना काल से पहले का कुछ अगर याद हो, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होती रहती है। जब आपने टेम्परेचर पहुंचा दिया करोड़ में, करोड़ केल्विन, 10 करोड़ केल्विन, 5 करोड़ केल्विन, तो काइनेटिक एनर्जी इनकी जबरदस्त हो गई। और काइनेटिक एनर्जी जबरदस्त हो गई तो क्या? जब इनके बीच कोलिजन होगा, टकराएंगे जब ये चलते हुए एक दूसरे के साथ में, तो अपनी लार्ज काइनेटिक एनर्जी के कारण एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाएंगे। जब टक्कर होती है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, जो पीछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हमने ये बात करी थी, दो चार्ज पार्टिकल है ये, दो चार्ज पार्टिकल हैं एक दूसरे के तरफ चलते हुए आ रहे हैं वेलोसिटी v से, तो इनमें अब इनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², ½ mv², जो भी इनकी वेलोसिटी होगी v1 v2 जो भी होगी। जैसे ही एक दूसरे के पास आने लगे, रिपल्शन के कारण वो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होने लगा किसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। अगर क्यों? क्योंकि रिपल्शन इफेक्टिव हो गया यहाँ। और
एक सर्टेन डिस्टेंस पर आते आते अगर इनकी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई, सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, जब काइनेटिक एनर्जी नहीं तो मोशन नहीं, रुक गए। और रुकने के बाद क्या होगा, फिर ये रिपल्शन के कारण दूर चले जाएंगे। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इनकी टकराने से पहले, उतना ही ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। तो क्या करना है हमने, जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी दे देनी है, ताकि रुकने से पहले एक दूसरे के कितना क्लोज आ जाए, ये एक दूसरे के फ्यू फर्मी डिस्टेंस तक पहुंच जाए। और जब फ्यू फर्मी डिस्टेंस तक पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव हो जाएगी। और क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है रिपल्शन से, तो ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना लेंगे, एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए एक्चुअली अब तक जो हम करा पाए हैं लैब में, वो बहुत जो लाइटेस्ट न्यूक्लियस अवेलेबल है हमारे नेचर में, लाइटेस्ट न्यूक्लियस अवेलेबल है, लाइटेस्ट पार्टिकल, लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है, लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। तो हम केवल अब तक हाइड्रोजन न्यूक्लियस को ही एक दूसरे के इतने पास लेकर आ पाए हैं कि वह एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाए। और हाइड्रोजन का भी कौन सा, 1H2 ड्यूटीरियम 1H2, जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। जब दोनों को आप मिलाते हैं तो 2He4 हीलियम का एक न्यूक्लियस बन जाता है। 1H2 ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम के दो न्यूक्लियस आपस में आपने मिलाए, क्या बन गया, हीलियम का एक लार्जर न्यूक्लियस बन गया। और जबरदस्त क्या मिली, एनर्जी मिली, जबरदस्त एनर्जी मिली। लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के इन न्यूक्लियाई को पास लाने के लिए, पास लाने के लिए एक्सट्रीमली हाई प्रेशर चाहिए, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर चाहिए। वो प्रेशर मैं लिखा नहीं है। टेम्परेचर चाहिए कितना, टेम्परेचर चाहिए अप्रोक्सीमेटली 10⁸ केल्विन। और प्रेशर कितना चाहिए, हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर जा करके दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियस बना लेंगे। और इस हैवी न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व हो जानी है। अब ये कहलाएगी आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। कितनी निकलेगी हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन में आपको कराया कैलकुलेशन आपके सामने रख देता हूँ। एक हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियस, एक हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियस, एक हैवी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, दूसरा हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियस, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, हीलियम न्यूक्लियस बना लिया। तो कितनी एनर्जी निकलती है, एक हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियस का मास 2.01471 यूनिट, और मास ऑफ रिजल्टिंग न्यूक्लियस मतलब हीलियम न्यूक्लियस 4.00388 यूनिट। तो दोनों हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का मास डबल कर दीजिए 4.0292। अब डिफेक्टिव मास डिफेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, आपको रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास सब्ट्रैक्ट कर देना है। रिएक्टेंट का मास ये रहा, प्रोडक्ट का मास कौन सा है, जो बना आपका हीलियम न्यूक्लियस, दोनों आपने सब्ट्रैक्ट करे तो 0.02554 AMU मास निकल कर आया। और इसमें आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है 1 AMU 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगभग लगभग 24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। जब दो न्यूक्लियाई मिलकर के एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो कितनी एनर्जी निकली, 24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब ऐसे करोड़ों अरबों न्यूक्लियस मिलकर के एक साथ हीलियम बनाएंगे तो जबरदस्त हीट एनर्जी इवॉल्व हो जाती है। और जो हमारा सन है और बाकी सारे स्टार्स हैं, उन सब में यही फिनोमिनन चल रहा है। लगातार जो सन है हमारा या दूसरे स्टार्स हैं, इन सूरज का जो फ्यूल है, सूरज का फ्यूल कुछ और नहीं है बल्कि हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन लगातार कन्वर्ट हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। और इस कन्वर्जन के प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी मिल रही है, जो इस समय आपको भीनी भीनी गरम गरम धूप के फॉर्म में मिल रही है।
ये सोर्स ये कहलाती है स्टेलर एनर्जी, यानी स्टार्स से मिलने वाली एनर्जी, स्टेलर एनर्जी। स्टेलर एनर्जी के पीछे क्या है रीजन, क्या है कॉज? स्टेलर एनर्जी के पीछे कॉज क्या है? स्टेलर एनर्जी के पीछे कॉज है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन किसका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का। कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिसमें ये हीलियम फर्दर कंबाइन होकर के और ज्यादा हैवी न्यूक्लियस बना लेती, कार्बन के न्यूक्लियस बना लेती है। लेकिन ऐसे स्टार यूनिवर्स में बहुत कम है जहां हीलियम का कॉम्बिनेशन हो रहा है, हीलियम का फ्यूजन हो रहा है। सभी स्टार में, ऑलमोस्ट सारे स्टार्स में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है, किसमें? हीलियम की फॉर्म में। समझ आई बात? अब सन है, सन पर क्या हो रहा है? सन पर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन वो सन पर हीलियम का हाइड्रोजन में कन्वर्जन कैसे हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने दो अलग अलग कंसेप्ट दिए हुए हैं। एक कंसेप्ट कहलाता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइकिल। ये माना जा रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम है, सीधे मिलकर के वो हीलियम बना लेते हैं। एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, 1h1 1h1 प्रोटीन प्रोटियम ने मिलकर के बनाया 1s2 और निकला एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन पार्टिकल है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जैसा ही पार्टिकल है ये, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा ही है। बस अंतर क्या है? अंतर है कि इस पर चार्ज पॉजिटिव है। और 0.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकली। फिर इस बने हुए 1h2 ने कंबाइन किया एक और 1h1 से, ड्यूटेरियम ने प्रोटियम से कंबाइन किया, 1h3 बना, हीलियम का एक आइसोटोप बना। ये 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकली। ऐसे ऐसे ये प्रोसेस हुए दो बार, ये भी दो बार हुआ, ये भी दो बार हुआ। सारी रिएक्शंस को अगर आप कंबाइन करें तो 2He3 2He3 ये बने ना, ये वाले दो बार बन गए। ये प्रोसेस दो बार हुआ, दो दो बन गए। फिर ये दोनों आपस में मिले, हीलियम का एक न्यूक्लियस बन गया और 1H1 बन गए, प्रोटियम बन गए दो, और 12.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकली। सारी एनर्जी को अगर हम जोड़ते चले जाए तो 24.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इन सबको अगर आप जोड़ते चले जाए तो ये 2He3 कट जाएगा, बीच में से बचेगा क्या? चार प्रोटियम कंबाइन हो गए, एक हीलियम बना, दो पॉजिट्रॉन बने और साथ में 24.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का रिलीज भी हुआ। एक कंसेप्ट तो यह है कि सीधे सीधे प्रोटियम प्रोटियम यानी हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। अच्छा, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इसे क्यों कहा गया? क्योंकि हाइड्रोजन के एक न्यूक्लियस में 1H1 में क्या है? 1H1 न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के एक न्यूक्लियस में क्या है? केवल एक प्रोटॉन ही तो है और कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअल में 1H1 का कॉम्बिनेशन क्या है? एक प्रोटॉन का दूसरे प्रोटॉन के साथ कॉम्बिनेशन। अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई भी रोल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में घूम रहे हैं उसका कोई रोल नहीं होता एक्चुअल में। ये कितने टेम्परेचर पर होनी है? 10⁸ केल्विन टेम्परेचर पर होनी है ये रिएक्शन। जबरदस्त टेम्परेचर है, भयानक टेम्परेचर है। अगर आप हाइड्रोजन को इतने टेम्परेचर से गर्म कर देंगे तो इस टेम्परेचर से कहीं पहले ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसे छोड़ के निकल जाएगा, आयनाइजेशन कंडीशन में आ जाएगी हाइड्रोजन। तो यहाँ जब ये कंबाइन हो रहे हैं दोनों, तो यहाँ एक्चुअली इनके साथ में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो तो पहले ही इसे छोड़ के जा चुका है हाई टेम्परेचर के कारण। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट ये समझा जाता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सीधे सीधे कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, बल्कि बीच में कार्बन एक कैटलिस्ट की तरह से काम कर रहा है। कार्बन वार्बन सब कुछ है सूरज पर, जो हमारी धरती पर जितने भी एलिमेंट है वो सारे सूरज पर है, लेकिन सबसे ज्यादा वहां क्या है? हाइड्रोजन की परसेंटेज है। तो 1H1 एक प्रोटियम यानी एक एक प्रोटॉन कंबाइन कर गया किससे? कार्बन के एक न्यूक्लियस के साथ में, 6C12 के साथ में बनाया इसने नाइट्रोजन का एक आइसोटोप 7N13, और एक रेडिएशन का फोटोन निकाल दिया इसने। फोटोन H न्यू जहां भी हम लिखेंगे वो मतलब होगा फोटोन निकाल दिया।
ध्यान से देखिए, 1 और 6 मिलकर हो गए 7। जब न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन हो गए तो अब ये बन गया नाइट्रोजन। क्या बन गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये अनस्टेबल है बिल्कुल, 7n13, ये तुरंत ही डिसइंटीग्रेट हो गया, 6c13 बना लिया और एक पॉजिट्रॉन इसने रिलीज कर दिया। और ये 6c13 ने फिर से एक प्रोटियम के साथ में एक प्रोटॉन के साथ कॉम्बिनेशन किया। किसने? 6c13 ने। और क्या बना लिया? 7n14 बना लिया, एक और आइसोटोप बना लिया नाइट्रोजन का, 7n14, और एक फोटोन फिर से निकाल दिया। फिर 7n14 ने फर्दर एक और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया और बना लिया ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन 815। ये भी अनस्टेबल है, एक फोटोन निकला। और फिर ऑक्सीजन 15 ने का डिसइंटीग्रेशन हुआ, 7n15 बना, एक पॉजिट्रॉन और एक रेडिएशन का फोटोन। और इस 7n15 ने फिर से एक प्रोटियम के साथ रिएक्शन कर लिया, 6c12 बन गया और 2He4 बन गया। ध्यान से देखो, अगर इन सारी रिएक्शन को जोड़ दे, देखो 6c12 ये रहा रिएक्टेंट्स में, 6c12 ये रहा प्रोडक्ट में है, 7n13 प्रोडक्ट में है, 7n13 रिएक्टेंट में है, कैंसिल हो गया। 6c13 रिएक्टेंट में है और 6c13 कहाँ है? प्रोडक्ट में भी होगा कहीं। हाँ, सेकेंड रिएक्शन ये रहा 7n14, ये रहा 7n14, 8 ऑक्सीजन 15, 8 ऑक्सीजन 15, 7n15, 7n15 खत्म हो गए। तो इधर से क्या बच गया? एक ये प्रोटियम, एक ये प्रोटियम, एक ये प्रोटियम, एक ये प्रोटियम, 4 प्रोटियम। और इधर से क्या बच गया? केवल हीलियम। एक पॉजिट्रॉन ये, एक पॉजिट्रॉन ये, और ये जो फोटोन निकल रहे हैं ये टोटल मिलाकर इनकी कितनी एनर्जी? 24.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हो सकता है सूरज में ये वाली रिएक्शन चल रही हो सकता है सूरज में ये वाली रिएक्शन चल रही हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम इंपॉर्टेंट है। मेरी याद में ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए दोनों रिएक्शन, कार्बन साइकिल या प्रोटॉन साइकिल। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं आ सकता, सिलेबस में है आपके तो बिल्कुल आ सकता है। सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल रिएक्शन है आपके।